हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द रिजॉबिंग इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज है संडे और संडे के दिन हम क्या करते हैं, संडे को हम रिवाइज करते हैं पूरे सप्ताह भर के, पूरे वीक भर का करेंट अफेयर्स को। तो चलिए हम आपके सामने लेकर आ गए हैं सप्ताह भर के ऐसे करेंट अफेयर्स जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज की खासियत यह है कि इसमें आपको सारे जो कंटेंट मिलता है ना, वो सभी के सभी रिफाइन मिलता है, फिल्टर्ड मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसकी जो रिलेवेंसी है उसकी थोड़ी भी कम होती है, मतलब कि काफी ज्यादा रिलेवेंट कंटेंट आपके सामने लेकर आते हैं ताकि आप एक बार इस वीडियो को देख ले तो आपके सप्ताह भर का करंट अफेयर्स का रिवीजन अच्छे से हो जाए। अगर आप ऐसा हो गया है कि सप्ताह में कोई ऐसा दिन गुजरा हो जब आपने करंट अफेयर्स को फॉलो नहीं किया है, तो इसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि आपके सामने सारे करंट अफेयर्स का निचोड़ मैं लेकर आ गया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 के बारे में। देखिए, अभी यूपीएससी का पेपर हुआ है 2024 का, प्रीलिम्स का। उसमें सारे मिथक को उसने तोड़ दिए हैं, जितने भी मिथ्स थे ना सबको बर्स्ट कर दिया है कि आपको यूपीएससी के लिए क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। मिलिट्री एक्सरसाइज जो शायद एक जमाना हो गया था यूपीएससी को पूछे हुए, वहां से पूछा गया है। इस बार भी मिलिट्री एक्सरसाइज पूछ दिया गया था, तो आपको मिलिट्री एक्सरसाइज भी पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पेपर को जब मैं देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सिविल सर्विसेज के पेपर को नहीं देख पा रहा हूं, बल्कि मैं किसी डिफेंस के एग्जामिनेशन के पेपर को देख रहा हूं। सीडीएस, एनडीए या फिर सीएपीएफ के का पेपर है, क्योंकि वहां पे भी क्वेश्चंस मिलिट्री से भरे पड़े थे। चलिए देखते हैं इस मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है? तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। 2024 एक्सरसाइज का नाम रखा गया रेड फ्लैग 2024 एक्सरसाइज। कहां पे हुआ है? तो हुआ है अलास्का में, जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स में। और उनका जो एयरफोर्स है उनके साथ मिलकर हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को किया है 4 जून से लेकर 14 जून 2024 तक। माफ कीजिएगा, मैं तो 2 साल पीछे ही चल गया था, टाइम ट्रेवल में निकल पड़ा था मैं। 2024 की बात कर रहा हूं मैं। ये जो एडिशन था, सेकेंड एडिशन था, आपको ये भी याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा एडिशन था, सेकेंड एडिशन था। और ये इसमें पहली बार जो हमारा एयरक्राफ्ट है राफेल, इसने पार्टिसिपेट किया था। आपको इसको भी याद रखना है कि डेब्यू किया है इंडियन एयरफोर्स में राफेल ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हुए। चलिए चलते अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हम देखेंगे डीप सी मिशन के बारे में। अब देखिए, डीप ओशियन मिशन बहुत पुराना मिशन है हमारा, इंडिया का काफी ज्यादा एम्बिशियस प्रोग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। जब ये लिया गया था तो इसकी चर्चा बहुत ज्यादा की जा रही थी और अभी भी चर्चा में बना हुआ होता है। अभी आपने देखा कि मिशन कर्मयोगी पूछ दिया गया था, जो कि लगभग 2019 का स्कीम था, जिसको कि इस बार पूछ दिया गया यूपीएससी के द्वारा। आप किसी भी टॉपिक को फॉर ग्रांटेड लेकर नहीं चल सकते हैं, कोई भी टॉपिक कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। इंडिया जो है 6ठा कंट्री बन गया है जिन्होंने अपना खुद का डीप सी मिशन स्टार्ट किया गया है। अब आखिर ये बेसिकली है क्या, इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डीप सी मिशन, क्योंकि समटाइम्स आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि डीप सी मिशन का क्या मतलब है। तो डीप सी मिशन का मतलब यही है कि हम ओशियन में काफी डीप में जाके एक्सप्लोरेशन करेंगे, वहां से उन चीजों को निकालने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे समंदर के गहराइयों में छुपे हुए उन ऐसे खजानों को निकालेंगे जो कि अंदर छुपा हुआ है। और उससे हम अपने भविष्य के लिए न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कुछ उसका यूज कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए उसका कुछ यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपको पता ही है कि एनर्जी अभी के सामने में हमारे सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज बनकर उभरा है, क्योंकि एनर्जी को सही तरीके से अगर हम चैनलाइज नहीं करेंगे तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने आने वाला है। क्योंकि फॉसिल फ्यूल का एक न एक दिन अंत तो है, तभी हम लोग हाइड्रोजन इकोनॉमी और हाइड्रोजन फ्यूल की बात करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं डीप सी ओशियन मिशन की, तो एक एम्बिशियस इनिशिएटिव, जैसे कि मैंने आपको बताया। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही एम्बिशियस इनिशिएटिव है इंडिया का, कि इसके अंतर्गत ये इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर इसको चलाया जा रहा है। और इनका काम क्या है कि टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना डीप सी एक्सप्लोरेशन में। डीप सी समुद्र की गहराइयों में जाके हम किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को हम इंटीग्रेट करेंगे, उसका सबसे बड़ा मैंडेट है डीप ओशियन मिशन का, डीप सी मिशन का। अगर मैं आपसे बात करूं, इसके साथ अगर मैं आपसे बताऊं कि डीप ओशियन मिशन जो है, ये जो है 9वां ऐसा मिशन है जो कि प्राइम मिनिस्टर्स साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा किया गया था। तो मतलब कि 9 में से एक ये भी मिशन है जिसके बारे में इनका एक मतलब मैं बोलूं कि आपको कि सरकार का काफी ज्यादा इस पे
फोकस है। देखिए वैसे भी यूपीएससी वहां से या फिर स्टेट पीसीएस वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है जहां से सरकार का फोकस रहता है। अभी आपने पेपर देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। सैटर्न के अंदर एक बहुत ही कमाल की चीज हुई है, आपको पता है शनि ग्रह, तो यहाँ पे बहुत ही कमाल की चीज हुई है। यहाँ पे एनर्जी इम्बैलेंस देखने को मिला, काफी टेक्निकल टर्म है, बस आपको एनर्जी इम्बैलेंस सुन लेना है, शब्द को याद रखना है। जैसे जैसे इवॉल्व होगा वैसे वैसे इसके बारे में पढ़ते जाएंगे। हम ज्यादा रनिंग कमेंट्री नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें करंट अफेयर्स में कोई पीएचडी नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के बारे में अपडेटेड रहना है। तो इसमें साइंटिस्ट जो थे, रिसर्चर्स जो थे यूनिवर्सिटी ऑफ बॉस्टन के, उन्होंने पाया है कि जो सैटर्न है उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसे वेव्स निकल रहे हैं जिसकी वजह से वहां का जो एनर्जी का जो बैलेंस है उसमें टेक्टिकल चेंजेस हमें देखने को मिला है, टेक्टोनिक चेंज देखने को मिला है। और ये चेंजेस क्या है तो रिसर्चर्स ही बता पाएंगे, लेकिन ये वन लाइन का करंट अफेयर्स है जो कि आपको जानना चाहिए। ज्यादा हम इसमें टेक्निकल नॉलेज लेने की कोशिश नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बाधवन पोर्ट के बारे में। ये पोर्ट कहाँ है ये ज्यादा जानना इंपॉर्टेंट है। ये पोर्ट है महाराष्ट्र के अंदर में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में इसको 75,000 करोड़ रुपए का कंटेनर पोर्ट प्रोजेक्ट इसको प्रपोज किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि बाधवन पोर्ट कहाँ है। महाराष्ट्र में भी आपने देखा होगा कि अभी क्वेश्चन पूछ दिया गया था वाटरफॉल के ऊपर में, 3 टेबल बना के पूछ दिया गया था। सबसे पहले पोर्ट का नाम, रिवर का नाम और स्टेट का नाम। तो आपको यहाँ भी पूछा जा सकता है कि पोर्ट नहीं पूछा गया था, हालांकि वाटरफॉल पूछा गया था, बाय द वे डैम पूछा गया था बेसिकली। ये जो पोर्ट है डेवलप किया जा रहा है ज्वाइंट वेंचर के अंतर्गत। कौन कौन से लोग इसमें एसोसिएटेड हैं तो आपको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जो कि नहावा साहबा पोर्ट के नाम से हम जिसको की जानते थे, और उसी के साथ साथ महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है, इन दोनों के सहयोग से इसको बनाया जा रहा है। चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो पोर्ट बनाया गया है इसमें 20 मीटर को मतलब ऑफशोर और ऑनशोर किया गया। मतलब ये कि ये समुद्र का किनारा है तो इससे 20 मीटर की दूरी पे इसको रखा जाएगा। इसी के साथ साथ इसमें और भी कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताते रहा हूं कि इट विल इनेबल द कॉल ऑफ कंटेनर्स वेसल्स ऑफ रुपीज ऑफ 16,000 से 25,000 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स, जिसको कि हम TEU बोलते हैं, उसको रखा गया है। इसका ये कैपेसिटी है, मैं आपको बता दूं कि ये कैपेसिटी है इसका। और इसी के साथ साथ ये एडवांटेजेस प्रोवाइड कराएगा, इकोनॉमीज एंड स्केल एंड रिड्यूस करेगा किसको? लॉजिस्टिक कॉस्ट को। तो देखिए किसी भी इनिशिएटिव का मेन फोकस क्या होता है, किसी भी इनिशिएटिव को लेने से पहले या फिर लेने के बाद सरकार का क्या इंटेंशन होता है, सरकार का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एवरग्रीन टॉपिक है, इकोनॉमी को बूस्ट देना है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम प्रोडक्ट को वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाएंगे, अगर हमारा ट्रांसफर कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होता है तो प्रोडक्ट का कॉस्ट बट ऑब्वियस है कम हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होगा तो जो ट्रेडर्स है उनको फायदा होगा, जो कंज्यूमर्स है उनको सस्ते में कोई प्रोडक्ट मिलेगा तो बार बार उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे और उसी पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि हमारा इकोनॉमी काफी तेजी से इवॉल्व हो जाएगा। देखिए एक एंशिएंट सिटी था जिसका नाम था ट्रूयम। इसको पर्ल सिटी के नाम से जानते थे। इसको पर्ल सिटी क्यों बोलते थे? पर्ल का मतलब होता है हिंदी में मोती। मोतियों का शहर इसलिए बोलते थे क्योंकि 4th सेंचुरी और 6th सेंचुरी मतलब कि 4 AD से लेकर 6 AD के बीच में यहाँ पे मोतियों का बिजनेस होता था इस शहर से, इस सिटी से, इसलिए इसको हम लोग पर्ल सिटी के नाम से जानते हैं। तो देखेंगे आखिर कौन कौन सी ऐसी चीजें यहाँ से मिली है जो कि हम लोगों को जानना चाहिए, और इस शहर के बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो सिनाया आइलैंड है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द रिमेन्स, मतलब जो अवशेष हैं, पुरानी शहर था ट्रूयम। दिस प्लेस विच यूज्ड टू बी फेमस इट्स सक्सेसफुल पर्ल ट्रेड। मोतियों की बिजनेस की वजह से इस सिटी को बोला जा रहा है पर्ल सिटी। तो आप बताएंगे ट्रूयम, अगर पूछ दिया जाए पेपर में कि ट्रूयम क्या है तो आपसे अलग अलग ऑप्शन देके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। आपसे बोला जाएगा कि क्या ये नया कोई AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या फिर ये कोई नया वायरस है, कोई नया वैक्सीन है, या फिर कोई बहुत ही पुराना शहर है। तो आप इसको बता पाएंगे। या फिर आपसे ये भी पूछ दिया जाएगा क्या ये पोर्ट सिटी है, क्या ये पर्ल सिटी है, क्या ये बिजनेस हब हुआ करता था एक टाइम पे, या फिर एक बहुत ही ऐसा प्लेस है जहां पे इतिहास में बहुत से युद्ध हुए हैं। तो आपको इसके अकॉर्डिंग कंफ्यूज किया जाएगा। तो आप बस वर्ड एसोसिएशन के साथ याद रखेंगे ट्रूयम का क्या मतलब होगा? पर्ल सिटी। क्यों पर्ल सिटी? क्योंकि यहाँ पे मोतियों का बिजनेस होता था। यहां से कुछ एविडेंस ऐसा मिला है कि जो ये था बहुत ही बड़ा शहर हुआ करता था, और कब? 4th सेंचुरी के आसपास में की कहानी है ये। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करता था 6th सेंचुरी, मतलब कि 200 साल तक यहाँ पे
बहुत ही कमाल की चीजें हुई थी, बिजनेस होता था और ये हब बनकर उभरा था। ये जो सिटी था, सेंटर था पर्ल ट्रेड का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो कि इसकी इकोनॉमी को बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाता था, वर्सटाइल बनाता था और इसको फेमस करके रख दिया था इस एरिया में। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की अगर माने तो टुयम जो है ये डिस्क्राइब किया जाता है एज सिटी ऑफ कोस्टल एरिया फेमस फॉर पर्ल फिशिंग। मतलब आपको पता है शिल्प जो होता है वो मोतियां जो होती है समुद्र के अंदर से निकलती है, तो समुद्र के किनारे से यहाँ पे पर्ल की फिशिंग की जाती थी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, ये शहर जो है बर्बाद हो गया बिकॉज ऑफ अनरेस्ट इन द एरिया एंड टेरिबल प्लेग, बुबोनिक प्लेग। आपने इतिहास में सुना होगा कि बुबोनिक प्लेग कितना खतरनाक हुआ करता था, इसने कितने लोगों की जान ले ली थी। अलग से एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं इसके लिए, बुबोनिक प्लेग के लिए, अगर आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएंगे तो। अब बात करेंगे पर्पल रेन ऑन मार्स। मार्स यानी कि मंगल जो ग्रह है उस पे अभी हाल ही में पर्पल रेन देखने को मिला। अब नासा ने हाल ही में अपना जो इनका एक कैमरा है जिसको इन्होंने नाम रखा था नासा मेवेन, नासा ने इसका नाम रखा है मेवेन, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन। इसमें इन्होंने देखा है कि वहां पे कुछ बहुत ही चमकीला अनयूजुअल सा चीज हुआ है जिसको इन्होंने नाम रखा है पर्पल रेन, क्योंकि उसमें जो अभी आपने देखा होगा कनाडा के आसमान में कुछ रंगीन फिजा आ गई थी, हर तरफ रंगीनियां दिख रही थी। तो ये क्या होता है, लाइट का स्कैटरिंग की वजह से ऐसी कुछ चीजें दिखती है। तो अगर मैं अगली पॉइंट की बात करूं जिसमें बताया गया है कि दिस अनयूजुअल इवेंट वाज शोन इन एन इंस्टाग्राम वीडियो, उसके बाद से यहाँ से बहुत ज्यादा वायरल हो गया और इसको बाद में बोला गया पर्पल रेन। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पर्पल रेन का संबंध किससे है तो आप बताएंगे कि इसका संबंध मार्स ग्रह से है, मंगल ग्रह से है। एनवीडिया ये जो है वर्ल्ड का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गया, काफी इंपॉर्टेंट है। इसने माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और एप्पल को पछाड़ते हुए रैंक 1 बना है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। एनवीडिया क्या है, एक बहुत ही जाना पहचाना टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि क्या करता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का काम करता है, जीपीयूज बोलते हैं हम इसको, ग्राफिक्स बनाने का काम करता है दूसरे थर्ड पार्टी कंपनी के लिए। मतलब कि अगर किसी को ग्राफिक बनवाना है तो एनवीडिया से संपर्क करते हैं, उनको प्रोवाइड करता है। तो मतलब एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। इन्होंने रिसेंटली बहुत ही इंप्रेसिव काम किया है हाल ही में और ये मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनकर उभरे हैं दुनिया भर के। स्टेट पीसीएस का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ से स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताओ एनवीडिया मतलब निम्न में से कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी है। तो अब हमारे दिमाग में हमेशा एप्पल, अमेजॉन, अगर इंडिया की बात करें तो टीसीएस होता है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनवीडिया रैंक 1 बन चुका है दुनिया भर में। अभी इन्होंने बहुत जो टेक जायंट्स है उनको सरपास कर लिया है। कौन कौन से, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को। एनवीडिया का जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़कर कितना हो गया है, ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है 3.326 ट्रिलियन डॉलर। जून 18 की बात हो रही है और इसी के साथ साथ इसका स्टॉक प्राइस जो है 3.2% से ऊपर चढ़ा है एंड 135.21% पर शेयर इसका जो स्टॉक है पर शेयर बढ़कर हो गया है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे मीठी राइस के बारे में। मीठी राइस साइंटिस्ट के द्वारा इजाद किया गया एक नई नस्ल है धान की, राइस की। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो कहाँ के साइंटिस्ट ने इसको इजाद किया है, इसको इजाद किया गया है यूनिवर्सिटी है एक जिसका नाम है योनसी यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है, सियोल में। आप सभी को पता है सियोल साउथ कोरिया की राजधानी है, वहां पे इसको ग्रो किया गया है। और साइंटिस्ट का कहना है कि ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्निक है, मील का पत्थर साबित होगा न्यू फूड टेक्नोलॉजीज के अंदर में और ये दुनिया को बदलने वाला साबित होने वाला है आने वाले समय में। अगले अगर स्लाइड में बात करें तो इस स्लाइड में बोला गया है कि ये कंप्लीटली चेंज कर देगा हमारे खाना खाने के तरीके को। फूड जो प्रोड्यूस करने का जो तरीका है उसको ही बदल के रख देगा, हमारे फूड प्रेफरेंसेस को ही बदलने वाला। इसी के साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा प्रोटीन के मामले में रिच होगा, इसमें बहुत ज्यादा हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा हमें देखने को, फ्रेंडली होगा प्रोटीन सोर्स के मामले में। और ये जो फूड सिक्योरिटी है उसमें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अगर आपके सामने मेंस में ये क्वेश्चन आ जाए फूड सिक्योरिटी को लेकर तो आप इसको मेंशन कर सकते हो आप वे फॉरवर्ड में या फिर किसी भी तरीके के सोल्यूशन में। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें कि हम लोगों ने समझा पूरे सप्ताह भर के करंट अफेयर्स को। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।